आजकल लगातार राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह पर बातें हो रही है। उस समय में जब ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, तब भी उन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बहुत सारी बातें कही हैं। ज्योतिबा फुले ने यहाँ तक कहा था कि एक राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब उस राष्ट्र के इंसान मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और भेदभाव खत्म होगा। मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं। मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो लगातार पूरे देश में अम्बेडकराइट आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। जो बहुजन आंदोलन है, जो बहुजन मिशन है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। वो राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा चली है, चाहे वो वंदे मातरम से शुरू होता है, वो जाके खाने पीने पर समाप्त होता है, जो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है राष्ट्रवाद की, और उसको एक सैफरन रंग दिया जा रहा है, वो इससे कितना सहमत है, और क्या लग रहा है कि सचमुच इन कोशिशों से देश मजबूत बनेगा या देश टूटेगा? क्या लग रहा है मैम, एक जो राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, क्या आप मुझसे सहमत हैं, मेरी विचारधारा से सहमत हैं? तो राष्ट्रवादी, नहीं तो राष्ट्रद्रोही। क्या इस अवधारणा से देश मजबूत होगा या देश कमज़ोर होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको वो राष्ट्रवाद समझने के पहले राष्ट्र क्या चीज़ है उसको समझना चाहिए। और राष्ट्र के बहुतांश लोगों को लगता है कि एक जोग्राफिकल लिमिट्स को ही राष्ट्र माना जाता है और माना गया है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने ही नहीं तो जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, और अर्नेस्ट रेनन हैं, इन लोगों ने, जॉन स्टुअर्ट मिल से लेकर बड़े बड़े लोग जिन्होंने नेशन स्टेट की अवधारणा को पॉलिटिकल रूप देने में मदद की है। तो उनसे लेकर तो डॉक्टर अंबेडकर तक नेशन, डॉक्टर अंबेडकर ने उस चीज़ को माना है कि वहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप में एक कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड, मतलब हम एक चीज़ एक हैं। हमारे सोशल एंडोस्मोसिस, मतलब हमारा परस्पर एक दूसरे के साथ वार्तालाप, वर्तन, सोशल अमालगमेशन, इन चीज़ों को ऐसे वर्ड्स को लेकर बनाया है। इसका मतलब जो उस देश में रहने वाले, जोग्राफिकल लिमिट्स में रहने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तार के साथ जुड़े हुए हैं कि उनकी विजन पूरे देश के लिए, अपने हित के लिए और देश के लिए एक जैसी है। उनकी संवेदनाएं, दुख सुख एक दूसरे के लिए समझने की शक्ति एक जैसी है। वो एक दूसरे के साथ में एक इमोशनल और एक सोशल कॉन्शियसनेस के बंधन में बंधे हुए हैं। और ये लोग जब इस तरह से बंधे हुए, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित में अपना हित मानता है, एक कम्युनिटी या एक सोशल ग्रुप अपने हित दूसरे के हित में मानता है। ये सारी प्रक्रिया परस्पर जो भाईचारा है उससे राष्ट्र मजबूत होता है। फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, इसमें से निकल कर आई है ये कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत इसके ऊपर जोर दिया हुआ है। अगर उस दायरे में अगर हम लोग मायने में देखते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त ही कहा कि हमारा तो नेशन है ही नहीं, हमारा तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कास्ट है, और कास्ट ऐसी चीज़ है, जाति ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करती है। मैं आना चाहता हूँ कि क्या लगता है आज के समय में सचमुच राष्ट्रवाद को किस तरह की बातों से, किन लोगों से खतरा है? नेशन के अंडरस्टैंडिंग को ही की समझ को ही खतरा है। नेशन की अंडरस्टैंडिंग अगर सही रही तो उसको कार्यान्वित करने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए, ऐसा नेशन हमको बनाना है, ये समझ को लेके जाने वाले लोग जो होते हैं, उस फायर, उस ज्वाला और उस अग्नि से जो लहूलुहान होते हैं, वही चीज़ को नेशनलिज्म कहा जाता है। वो कॉमन सपना, वो कॉमन विजन, इस चीज़ को साकार करने के लिए जो लोग जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वो चीज़ को नेशनलिज्म कहते हैं। अगर वैसा सोचते हैं तो 1950 और 1947 जो सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ पावर के इसमें जो हुआ था, वो नेशनलिज्म कोई ट्रू नेशनलिज्म नहीं था। वो नेशन स्टेट की भी अवधारणा जो थी, वह सिर्फ इतनी थी कि ब्रिटिशर्स से हमको अलग होना है या उन्होंने इस देश को छोड़ के जाना है, इसके परे कुछ नहीं था। डॉक्टर आम्बेडकर और ज्योतिराव फूले की अवधारणा जो नेशन स्टेट की थी कि यह जो आप इस बात को लेके चल रहे हो कि एक देश दूसरों के ऊपर राज नहीं कर सकता, तो एक क्लास या एक कास्ट भी दूसरे के ऊपर राज नहीं कर सकती या नहीं कर। आज 70 साल आज़ादी के हो गए हैं। हाँ। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, या फिर वो जो तरीका था देश को कमज़ोर करने का,
जाति की वजह से दूसरी जाति पर रूल करने का जो अधिकार था वो और महीन हुआ है या कुछ खत्म हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो गवर्निंग क्लास था, सत्ताधारी क्लास था उस वक्त, ब्रिटिशर्स को छोड़ के जाने के लिए जो बोलने वाला क्लास था, और जहाँ पर बहुजन समाज के लोग पावर शेयरिंग, नेशन स्टेट में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, नेशन स्टेट में एजुकेशन होना चाहिए, नेशन स्टेट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, यह उसके मुख्य प्रीरिक्विजिट्स है। उसके बगैर नेशन स्टेट बन नहीं सकता। तो तभी भी ये लोग, इन्होंने जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, रिजर्वेशन की बात हुई, बहुजन समाज को एजुकेशन की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, इन्होंने उसका कड़ा विरोध किया है। चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, या रिप्रेजेंटेशन हो, या कम्युनल अवार्ड्स हो, या किसने विरोध किया है? या कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस हिंदू और ब्राह्मणिकल बॉडी थी और अच्छा, बॉडी अब तो है। बीजेपी की सरकार है, अब वो अभी योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा है। उन्होंने कहा कि राम राज्य से ही राष्ट्र मजबूत होगा। तो वह जो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वो अवधारणा और ये अवधारणा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को मना वो भी कर रहे थे, और हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्ववाद और बीजेपी, आरएसएस और मिस्टर योगीनाथ या हमारे माननीय पीएम जिस विचारधारा और जिस अवधारणा को, नेशन स्टेट की अवधारणा को लेके चले, वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। उसमें जाति जाति में ही विघटित होने का और बहुजन समाज को उनके रिसोर्सेज नहीं देने का और उनको एक दूसरे से ग्रेडेड इनक्वालिटी में ऊपर नीचे ठीक है ना, कुछ लोग राजा होंगे, कुछ लोग फिर तो बहुसंख्यक लोग गरीब होंगे, देश तभी तो मजबूत। राजा कैसे मजबूत होगा? जब राजा का एक ही परिवार होता है ना, एक ही राजा होगा ना, बाकी लोग को तो गरीब रहना होगा। आप लोग बेकार में इंडिपेंडेंट, आज़ादी और रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, फिर राजा कैसे मजबूत होगा? उनका तो राम राज्य में तो राम मजबूत होना चाहिए ना, प्रजा से क्या मतलब है? हाँ, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये नेशन है और नेशनलिज्म है, ऐसा नहीं कहना चाहिए इन्होंने। फिर ये कहना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण राज लाने वाले हैं। फिर अगर इन लोगों की, इनको ये, हम बहुजन समाज को प्रश्न पूछने की अगर ताकत इनमें है, तो उन्होंने झूठे चीज़ों में छुपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन वोट तो जनता नहीं दिया है ना उनको राम राज लाने के लिए। ओबीसी वोटर्स गए हैं, जो टीवी चैनल कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर गए हैं। और अगर राजा में और सत्ताधारी लोगों में इतनी ताकत है तो ब्राह्मण राज लाने वाले हैं हम, और हिंदू के आइडेंटिटी के पीछे 3% ब्राह्मणों ने छुपना नहीं चाहिए। फिर इनमें अगर इतनी ताकत है तो इन्होंने पिछले 50 साल से ही नहीं, तो मैं तो कहती हूँ 1935 से कम्युनल अवार्ड हुए हैं। क्या कहना चाह रही कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, खासकर महिलाएं भी हैं, वो सिर्फ इनके नज़र में वोटर हैं, वो हिंदू हैं लेकिन वोटर हैं, राजा की हिस्सेदारी में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी? वोटर तभी तक है क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, नहीं तो स्लेव्स हैं, नहीं तो गुलाम हैं। और ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मणी जो समाज है उसके अंतर्गत एक उच्च वर्णीय और शूद्र वर्ण इतना ही है। और आप लोग बताइए, इतना सारा काम हुआ, ज्योतिबा फुले ने काम किया, अम्बेडकर ने काम किया, तो फिर ये समाज अब तक समझ क्यों नहीं रहा है? आपने तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो कह रहे हैं रामराज लाएंगे, वो कह रहे हैं हमको तो डेमोक्रेसी में वोट मिला है, हम रामराज लाएंगे। और रामराज का मतलब होता है कि एक राजा होगा, बाकी सब जनता होंगे। देखिए, दरअसल जो ये काम हुआ है 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद भी, जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है, अगर फ्रांस में क्रांति होती है, अगर जापान में क्रांति होती है, तो वो गवर्निंग क्लास अपने राइट्स एंड प्रिविलेजेस को त्यागने के लिए तैयार होता है। यहाँ का जो गवर्निंग क्लास है वह त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वो फिर से गुलाम बनाने के लिए है। आप जो कह रहे हैं कि फिर ये तब्दीलियाँ आनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मिस्टर नेहरू ने पहले कैबिनेट में 51 से 65% ब्राह्मण को बना के रखा था। आज अगर आप कोई भी हमारी जो कैबिनेट देखते हैं, वोट्स तो बहुजन समाज के हैं लेकिन ब्राह्मण ही वहाँ पर बैठा हुआ है, उच्च वर्णीय लोग बैठे हुए। जुडिशरी देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए। और बीजेपी तो कह रही है कि वो डाइवर्सिटी ला रही है, वो प्रतिनिधित्व दे रही है। वो कह रहे हैं, उनके कहने में और एक्चुअली में तो डिफरेंस है। और ये जो पार्टी की सत्ताधारी नहीं है, ये क्लास की सत्ताधारी है। ये क्लास, ब्राह्मणिकल क्लास, ब्राह्मण कास्ट, अपर वर्ण क्लास। तो ये चाहे ऑर्गेनाइजेशन उनकी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या और आम आदमी पार्टी हो या सेक्युलर कम्युनिस्ट हो। विकल्प तो बताइए। इस देश में तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, जनता पार्टी एक बार सरकार बनी, वो लोग सरकार चला नहीं पा रहे। जनता पार्टी की भी सरकार बनी थी तो वही प्रधानमंत्री थे, जो तमाम नेता थे। तो क्या भविष्य देख रही हैं आप इस समय में, जब राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद कह रहा हूँ मैं, मेरी अपनी समझ है कि जिस देश में इंसान को ही मार दिया जाए, उस देश और उस राष्ट्र से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्र इंसानों से बनता होगा। नए अभी जो परिभाषा गढ़ी जा रही है राष्ट्रवाद में,
उसमें किस तरह का खतरा आप देख रही हैं? डेमोक्रेसी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सचमुच आपको लगता है कि डेमोक्रेसी पर भी संकट आने वाला है? क्योंकि राम राज्य में डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, तब तो राजा के घर राजा पैदा होगा। रामराज का वर्ड तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, योगी जी ने कहा है कि राम राज्य स्थापित करेंगे, और ये तो बीजेपी का हमेशा से नारा रहा है। से नारा रहा है, लेकिन वह जिस तरह से मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने अपनी मक्तेदारी की है, उन्होंने रिसोर्सेज कॉर्नर किए हैं। पूरे देश भर में बहुजन समाज अलग अलग तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, अलग अलग तरीके से रेजिस्ट किया है। भविष्य वही है कि अगर तो ये इन्होंने बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जाति की आइडेंटिटी और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के अंतर्गत रहते हुए, जाति की आइडेंटिटी को बर्खास्त करते हुए, हिंदू की आइडेंटिटी में काम न करते हुए, हिंदू का रियल चेहरा ये एक्चुअली ब्राह्मण धर्म का चेहरा है, अगर वो इस चीज़ को समझ में आ जाता है तो फिर उनके पास, उनके सामने सारा कुछ षड्यंत्र समझ में आता है। आज हो क्या रहा है कि हिंदू को धर्म समझा माना जा रहा है, राज को धर्म माना जा रहा है। ये धर्म अगर मानते रहेंगे, ये षड्यंत्र है, ये कूटनीति है, ये रणनीति है। अगर बहुजन समाज इसको रणनीति के माध्यम से मानता है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये जो नया वाला जो रामराज आ रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो रामराज आया है, उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ी की तो बात हम लोग कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कितनी जगह दिख रही है? देखिए, मैं तो इसको डेमोक्रेटिकली आया हुआ मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जो हुआ है वो सबसे बड़ा खतरा हुआ है। इसके पहले जब बैलेट बॉक्सेस थे तब बहुत सारे तादाद में बैलेट बॉक्सेस ही गायब किए जाते थे। यहाँ पर कमर्शलाइजेशन जो वोटिंग सिस्टम का हुआ है वो हमारे सामने है। लोगों का बहुत कम ये कॉरपोरेट फंडिंग जो हुई है पूरी की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को, उससे क्या आपको लगता है कि क्या किस तरह का आप वोटिंग के रास्ते से आए हैं? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? इन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर और जो सारे इंस्टीट्यूशंस में जितनी बदमाशी करनी थी और जितना डिस्टॉर्शन करना था, उसके ज़रिए, कूटनीति के ज़रिए से आए हैं। ये कोई लोगों के जनमत से नहीं आए हुए हैं। और शिक्षा के माध्यम से अज्ञान लोगों को रख कर और भी इग्नोरेंट बना के, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पढ़े लिखे लोगों के साथ में, और जो लोग अज्ञानी हैं और जो अनएजुकेटेड है उनको अलग तरीके से। तो ये स्टेट पावर का यूज़ कर रहे हैं डिस्कोर्स ऑन डिबेट को और क्वेश्चनिंग को और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, चैलेंजिंग को ये करने के लिए, और दूसरे तरफ से जो इसमें से महरूम है उनको तो डायरेक्टली दबा रहे हैं। तो भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर तो बहुजन समाज और माइनॉरिटी के लोग, मतलब माइनॉरिटी भी बहुजन समाज का ही हिस्सा है, वह अपने आप को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटीज़ के अंतर्गत अपने हक और अधिकार के लिए और नेशन को और नेशनलिज्म को सही मायने में समझ के, बाबा साहब की जयंती और फुले साहब की जयंती का जो ये दौर चल रहा है, ये पूरा माह जो है हमको अगर हम लोग सम्राट अशोक का एक विकल्प निर्माण करते हैं, और ही वॉज अ सेक्युलर किंग, एंड किंग रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं राजा रहूँगा प्रजा। सम्राट अशोक का जो राज्य था, एम्पायर था, इट वॉज अ टोटली एगलिटेरियन। उसमें और वो प्रूवन है, वो आर्किटेक्चरल के माध्यम से है। तो ये सारा कुछ विकल्प हमको लोगों के सामने निर्माण करना पड़ेगा, सांस्कृतिक विकल्प निर्माण करना पड़ेगा, वो चल रहा है काम। और मैं इस अवसर पे बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने इतिहास को जाने, अपने आदर्शों को जाने, और ये सारी अवधारणा को इसको नेस्तनाबूद करें। तो जब भी चाहे रामराज की बात हो, डेमोक्रेटिक रामराज की बात हो, आप कोई भी हो, किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, आप अपना हित जरूर देखिए, और तभी आपका हित जब सुरक्षित रहेगा तभी राष्ट्र आप ही से बनता है और तभी राष्ट्र मजबूत होता है। देखिए कि आपका हित, आपकी बोलने की आज़ादी, आपके रहने की आज़ादी, आपकी सोचने की आज़ादी, आपके पढ़ने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, खेलने की आज़ादी, दोस्त बनाने की आज़ादी, किसी के साथ जाने पहचानने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी सुरक्षित है कि नहीं। जब लगे कि ये तमाम चीज़ें सुरक्षित है, तभी समझिएगा कि आपका राष्ट्र मजबूत हो रहा है। जैसे ही आपको लगे कि आपके किसी अधिकार में कटौती हो रही है, तो समझिएगा कि कोई और है जो अपने तरीके से अपना घर मजबूत कर रहा है। और जब कुछ लोग अपना घर मजबूत करते हैं, तो मेरी जो समझ है, जो बाबा साहब की समझ थी, जो ज्योतिबा फुले की समझ थी, वो राष्ट्रवाद के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक जातिवाद को मजबूत करने की कोशिश है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।